नमस्कार दोस्तों। अल्फा ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स या एथिक्स की बात करेंगे। तो ये भी अराउंड 65 मार्क्स का सब्जेक्ट है एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता है पेपर 3 में तो 3 छोटे सब्जेक्ट्स भी हैं जो 20-20 मार्क्स के हैं। पर पेपर 2 में टोटल 3 ही सब्जेक्ट हैं और तीनों बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेटिव जो एथिक्स है वो उसमें से सबसे इजी 65 मार्क्स हैं जो आप स्कोर कर सकते हो, क्योंकि हार्डली जब हम लोग इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो वही हम लोग 4 या 5 घंटे में कोशिश करेंगे। इसको थोड़ा सा ज्यादा समय भी लग सकता है, 6-7 घंटे लग जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं होगा। मान लो 6 घंटे है, 6 घंटे में आप इसको पूरा रिवाइज कर पाओगे। बट दैट विल नॉट हैपन विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या फिर साइंस पूरी आप 6 घंटे में रिवाइज नहीं कर सकते। ज्योग्राफी है ना, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान आप 6 घंटे में रिवाइज नहीं कर सकते। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप एथिक्स अच्छे से कवर करके जाओ, और उसके बाद में उनके ऊपर जो फोकस है वो आप बाद में धीरे धीरे साइड से देखते रहो। पर ये एथिक्स तो अच्छे से रट के जानी है, अच्छे से याद करके जानी है। फिर दूसरी बात, क्योंकि ये रिवीजन लेक्चर्स हैं तो हम इसमें बहुत ज्यादा देखो, आई हैव स्टडीड फिलोसफी, है ना। और फिलोसफी का जो बेसिक पार्ट है उसमें से ही उसका एक जो हिस्सा है वो एथिक्स है ना। तो और फिलोसफी आपको पता है मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स है। और फिलोसफी पढ़ने के बाद में जो एथिक्स है ना वो पढ़ाने में भी समझने में भी बहुत आसान भी हो जाती है और बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। परंतु ये जो इंटरेस्टिंग वाली चीज है ना, ये इंटरेस्टिंग वाली चीज इसको बना देती है बहुत लंबा, है ना, वेरी लॉन्ग। मतलब आप समझ लो ये 70 घंटे 80 घंटे में भी खत्म ना हो। if we go with stories, if we go with all the ideas, जैसे अपन आगे एक एक करके जो थिंकर्स देखेंगे हम, गांधीयन एथिक्स देखेंगे, हम भगवत गीता की बात करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जब रिवीजन लेक्चर है तो हम लोग बेसिक जो कंसेप्ट रहेगा वो यही रहेगा कि वी विल रीड आउट द बेसिक्स की क्या डेफिनेशंस हैं, क्या क्या हमारे लिए एग्जाम ओरिएंटेड है और क्या इंपॉर्टेंट है ना। ज्यादा स्टोरीज में, ज्यादा बहुत ज्यादा समझाइश में मैं पहले ही बता रहा हूँ कि नहीं हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग एक बार ये वाला मेंस हो जाए उसके बाद में डिटेल्ड कोर्स लॉन्च करेंगे, उसमें हम लोग डिटेल में देखेंगे पूरी एथिक्स क्या होती है ना। उसमें फिलोसफी का पर्सपेक्टिव भी ले लेंगे हम लोग, जितनी भी फिलोसफी का जो पार्ट एथिक्स में है वो वाला तब हम लोग डिटेल में देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही है कि हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे नोट्स हैं, है ना, जो हमारे लेक्चर्स हैं उसके साथ स्टिक करेंगे, है ना। और ज्यादा से ज्यादा हम लोग कोशिश यही करेंगे कि हम लोग वो जो नोट्स हैं उनको कवर करें, और उनके बाद में उनको जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करें ताकि हमारा रिवीजन फास्ट हो सके, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं एथिक्स। सबसे पहले हम लोग देखो एथिक्स का सिलेबस देख लेते हैं। वैसे आप लोग देख ही लिया होगा अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो मैं बस ये सिलेबस आप लोग रीड आउट कर लेना। हम लोग देख रहे हैं कि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। 8 टोटल लेक्चर्स मैं कोशिश करूंगा कि इसमें बनाए। और ये 8 लेक्चर्स में से कुछ लेक्चर्स एक एक या 2 घंटे के हो सकते हैं, पर उसके अलावा जो बाकी लेक्चर्स होंगे वो बहुत ज्यादा लंबे नहीं हैं। हम लोग आज शुरू करेंगे रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन इनकलकेटिंग वैल्यू। और एथिक्स के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, वैल्यूज की थोड़ी बात करेंगे, मूल्य क्या होते हैं, नीति शास्त्र है क्या, इसके बारे में थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। और मैं वैसे तो जनरली मेरा कंसेप्ट ये रहता है कि जो ऑर्डर अपने को इसमें दिया हुआ है उसी ऑर्डर में चले। पर ये आज पहला लेक्चर है, उसके खत्म होने के बाद में हम लोग कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर्स देखेंगे एंड फिलोसोफर्स फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड, क्योंकि ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने इसको चूज किया है। और कोई इसके पीछे वो है ना विचार नहीं है। आप चाहो जैसे आप इसको कवर कर सकते हो। वैसे तो हम लोग इसमें सेकंड लेक्चर ये लेंगे, उसके बाद में हम लोग एक एक करके गांधीयन एथिक्स और भगवत गीता और ये सारी चीजें कर लेंगे, क्योंकि देखो एथिकल कंसेप्ट है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है पर छोटा सा टॉपिक है। एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप, ये भी बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। फिर एथिकल कंसर्न्स, डायलेमास, चैलेंजेस इन एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। तो हम लोग ये छोटे टॉपिक्स एंड के लिए रखते हैं, पहले हम लोग बड़ा बड़ा पोर्शन जो है वो फिनिश कर लेंगे, ठीक है। ये हिंदी में सिलेबस है तो आप देख लेना। पेपर 2 की जो यूनिट 1 है वो प्रशासकीय नीति शास्त्र है, और इसमें हम लोग आज सबसे पहले नीति शास्त्र एवं मानवीय मूल्यों की बात करेंगे। परिवार, सामाजिक एवं शैक्षणिक संस्थाओं का मानवीय मूल्यों को विकसित करने में जो योगदान है उसके बारे में हम लोग आज देखते हैं, ठीक है। तो लेक्चर 1, एथिक्स एंड ह्यूमन वैल्यूज। अब देखो एथिक्स है क्या, या एथिक्स की जरूरत क्यों है। तो ये इसके लिए जो सीधी सीधी बातें हैं वो ऐसी है कि एथिक्स की जरूरत इसलिए है क्योंकि आप अगर एथिकल नहीं होगे तो जो कंट्रोल है सोसाइटी पे वो कंट्रोल नहीं रहेगा। रेगुलेशंस जो है वो रेगुलेशंस नहीं रहेंगे। अब एथिक्स होगी तभी वो रेगुलेशंस बनेंगे। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं क्या क्या है। कि एथिक्स क्या है, टू कंट्रोल और रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स इन सोसाइटी, इसलिए एथिक्स है। फिर एथिक्स क्या करता है, ये डीप क्वेश्चंस का आंसर प्रोवाइड करता है लाइफ में, जैसे कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ, हाउ टू लिव अ गुड लाइफ, है ना। फिर ये क्या करता है, इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ एन आइडियल सोसाइटी, कि एक आदर्श जो समाज हो वो कैसा हो। तो ये हमको एथिक्स ही बताता है। एथिक्स की स्टडी करते हैं तब हमको पता चलता है कि आदर्श समाज की क्या वो वैल्यूज होती हैं, और फिर उसको हम लोग सोसाइटी में लागू करने की कोशिश करते हैं। फिर एथिक्स हमको मदद करता है समझने में कि क्या सही है और क्या गलत है ना। ये एथिक्स का बेसिक रोल होता है।
फिर आगे देखें तो एथिक्स हमने देखा एथिक्स जरूरी क्यों है, तो एथिक्स अब एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स जैसे कि हमने देखा हमारा टॉपिक है, तो ये एथिक्स एडमिनिस्ट्रेशन में क्यों जरूरी है, तो उसके लिए देखो जैसे कि एथिक्स जरूरी है क्योंकि आपको जो डिसीजन मेकिंग करनी है वो एथिकल डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। ठीक है, आपको पावर का जो मिसयूज है उसको रोकना है तो एथिकल होना चाहिए या एथिक्स होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में। करप्शन को आपको रोकना है इसलिए एथिक्स होनी चाहिए। इफेक्टिव और एफिशिएंट डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज करनी है। ठीक है, आप देखो आप अच्छे से ड्यूटी करो वो तो बात है ना, पर आप मतलब ड्यूटी कर रहे हो वो तो अच्छी बात है, पर इफेक्टिवली होनी चाहिए, एफिशिएंटली होनी चाहिए। ठीक है, ये भी एथिक्स इसलिए जरूरी भी होता है। फिर इंश्योर करता है एथिक्स क्या, पब्लिक वेलफेयर को इंश्योर करने के लिए एथिक्स जरूरी है। एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, रोल मॉडल होता है सोसाइटी में, तो वो एथिकल होगा तो सोसाइटी को एथिकल बनने में मदद मिलेगी। फिर एथिकल डायलेमास, जब हम एथिकल डायलेमास का टॉपिक पढ़ेंगे या आप एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आप खुद भी जब प्रशासन में जाओगे तो आप में बहुत सारे नैतिक द्वंद्व आएंगे, वो द्वंद्व को दूर करने में एथिक्स हमारी मदद करता है। फिर सेल्फ सेटिस्फेक्शन, जो आदमी एथिकल होता है उसको चाहे मटेरियल चीज ना मिले पर उसको सेल्फ सेटिस्फेक्शन की प्राप्ति होती है, वो भी उसके लिए बहुत, उसके लिए एथिक्स क्या है एडमिनिस्ट्रेशन में जरूरी है। और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिव्स, ऐसे बहुत सारी और चीजें हो सकती है। ये बेसिक 7-8 पॉइंट्स हैं, तो ये आप ध्यान में रखना। सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, देखो ये सीधे सीधे क्वेश्चन का सीधे सीधे आंसर अपने को लिखना है वहां पर। ठीक है, तो ये है वाई इज एथिक्स नेसेसरी इन एडमिनिस्ट्रेशन। फिर अपन देखो मैंने जैसे कि आपको बताया कि फिलोसफी मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स है, और फिलोसफी की 3 ब्रांचेस हैं बेसिक। 3 ब्रांचेस में पहली ब्रांच मेटाफिजिक्स होती है, दूसरी एपिस्टेमोलॉजी होती है, और तीसरी ब्रांच एथिक्स होती है। जब हम मेटाफिजिक्स की बात करते हैं, तत्व मीमांसा इसको हिंदी में कहते हैं, मीमांसा है ये, है ना, मीमांसा यहाँ पर तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और नीति मीमांसा या नीति शास्त्र। ठीक है, जब तत्व मीमांसा की बात करते हैं तो ये तत्व मीमांसा बात करती है कि फंडामेंटल एलिमेंट्स क्या है यूनिवर्स के, है ना, यूनिवर्स बना हुआ किस कौन से ऐसे एलिमेंट्स है जिससे यूनिवर्स बना हुआ है, उन एलिमेंट्स का नेचर क्या है और उनका मतलब वो कितने ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनसे जो फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये मेटाफिजिक्स में ये सारी स्टडीज की जाती है। फिर एपिस्टेमोलॉजी में, ज्ञान मीमांसा में क्या होता है कि ज्ञान क्या है, ज्ञान के सोर्सेस क्या हैं, और वैलिडिटी ऑफ नॉलेज कैसे डिसाइड होती है, ये सारी बातें ज्ञान मीमांसा एपिस्टेमोलॉजी में की जाती है। और जब एथिक्स की बात करेंगे जो हमारा सब्जेक्ट है, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स अलग है, इसी का पार्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, तो इसमें बात करते हैं हम अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ क्या है। ठीक है, और फिर अच्छा जीवन जीने के लिए या सद्गुण जीवन जीने के लिए आपको क्या करना है, और व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, ये सारे सवालों के जवाब हमको कहाँ से मिलते हैं, एथिक्स से, है ना, नीति शास्त्र से। तो ये फिलोसफी की 3 ब्रांचेस हैं। अब देखो जो एथिक्स वर्ड है वो, है ना, वर्ड ओरिजिनेट होता है, एथिका वर्ड है ग्रीक लैंग्वेज का। अब जो ग्रीक लैंग्वेज है ना, ग्रीक से आप ऐसे मान लो कि देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड दैट कैन बी थॉट विच हैज डज नॉट हैव ग्रीक ओरिजिन, है ना। तो ये जो फिलोसफी है, जो मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स है, इसका जो बहुत बड़ा श्रेय जाता है वो ग्रीस के लोगों को ही जाता है। वहां पर ये जो पहली बार सिस्टमैटिक चिंतन जो शुरू हुआ, है ना, कि ये सारे सही और गलत का चिंतन, या फिर व्हाट इज मॉरल एंड व्हाट इज नॉन मॉरल या फिर इमोरल, ये सारा चिंतन वहां पर ही शुरू हुआ। और आप देख लेना हर चीज का, मतलब मैं आपको बताऊं कि अगर कोई एक आदमी है जो ग्रीस में है और उसने एथिक्स या फिर एथिक्स की बात की है, या फिर आप देखो रीजनिंग जैसी चीज है ना, अगर मैं आपको बताऊं कि रीजनिंग का जो फादर ऑफ रीजनिंग है और फादर ऑफ बायोलॉजी है ना, वो सेम ही इंसान है। तो आपको ये बड़े अचंभे की बात है कि कोई इंसान इतने इस स्तर पे चिंतन कर रहे थे कि रीजनिंग भी वही बता रहा था कि रीजनिंग होनी चाहिए जीवन में, और रीजनिंग के उसने जो आज हम एसएससी में या आरएस प्री में जो आपने रीजनिंग देखी होगी, वो उस लेवल की रीजनिंग वो बना करके गया है। और बायोलॉजी भी उसने ही शुरुआत की है कि बायोलॉजी है क्या। तो ये सारी चीजें, चलो वापस मैं यही बोल रहा था कि ये क्या है कि इसमें स्टोरी टेलिंग बहुत ज्यादा, स्टिल आई विल ट्राई एंड अवॉइड इट, ताकि हमारा रिविजन जल्दी जल्दी हो जाए। देखते हैं जो एथिक्स वर्ड है उसका ओरिजिन कहाँ से है। देखो एथिक्स वर्ड का ओरिजिन एथिका शब्द से हुआ है, जो ग्रीक लैंग्वेज का शब्द है, उसका मतलब है कस्टम्स। और एक सिमिलर वर्ड होता है मोरालिटी, है ना, उसका ओरिजिन मोरास शब्द होता है लैटिन लैंग्वेज का, इसका भी मतलब कस्टम्स ही होता है। पर हम क्या है, एथिक्स और मोरालिटी को हमेशा इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। जबकि होता ऐसा है कि जो एथिक्स है वो तो थ्योरेटिकल है, जब आप पढ़ रहे हो तो एथिक्स है, जब आप कर रहे हो तो वो मोरालिटी है। ठीक है ना, आप कुछ काम कर रहे हो तो वो मॉरल काम है, जब आप पढ़ रहे हो तो वो एथिक्स, उसको एज ए सब्जेक्ट थ्योरेटिकल वे में हम लेंगे। ठीक है, और ये चलो ठीक है। फिर अब डेफिनेशन ऑफ, बेसिक डेफिनेशन ऑफ एथिक्स क्या है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो जो एथिक्स की डेफिनेशन है वो देखो क्या है, ये है ना, एथिक्स इज अ नॉर्मेटिव साइंस इन विच मॉरल इवैल्यूएशन ऑफ वॉलंटरी कंडक्ट ऑफ नॉर्मल ह्यूमन बींग्स। ठीक है, आप देखो एक एक करके हम लोग जो अंडरलाइन वर्ड है उसको देखते हैं। एथिक्स क्या है, नॉर्मेटिव साइंस है, उसमें ये साइंस का ही एक पार्ट होता है जो नॉर्मेटिव होता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं आप, जैसे नॉर्मल जो साइंस होती है वो तो क्या होती है, जैसे आप सांस ले रहे हो या आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी की साइंस है, एक तो वो साइंस होती है। पर एक जो नॉर्मेटिव साइंस होती है उसमें क्या होता है कि आप किसी चीज का इवैल्यूएशन करते हो कि कोई चीज सही है या गलत है, कोई चीज अच्छी है या बुरी है। जैसे आप मान लो कि बॉडी में जो भी फिजिकल आपकी फिजियोलॉजिकल फीचर्स हैं या जो भी काम चल रहे हैं उसका अपन इवैल्यूएशन नहीं करते, तो वो साइंस अलग होती है, नॉर्मेटिव साइंस अलग होती है। तो अपन देखते हैं क्या है, एथिक्स है नॉर्मेटिव साइंस जो इन विच मॉरल इवैल्यूएशन ऑफ वॉलंटरी कंडक्ट ऑफ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं उनका वॉलंटरी कंडक्ट है उसका मॉरल इवैल्यूएशन हम लोग करते हैं।
कौन से नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं? दोज आर हु आर लिविंग इन सोसाइटी, सोशल कस्टम्स, फॉलोइंग सोशल कस्टम्स एंड फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स इज कंडक्टेड एंड राइट एंड रॉन्ग या अप्रोप्रिएट अनअप्रोप्रिएट गुड और बैड आर डिसाइडेड। तो ये बेसिक डेफिनेशन है किसकी? एथिक्स की। अब देखो एक बार वापस से रीड आउट करते हैं क्या है। इट इज नॉर्मेटिव साइंस इन विच मॉरल इवेल्युएशन ऑफ वॉलंटरी कंडक्ट ऑफ नॉर्मल ह्यूमन बींग्स लिविंग इन सोसाइटी, social customs, philosophical principle is conducted and right wrong appropriate unappropriate good bad are decided and social standards are established। तो ये बेसिक डेफिनेशन है, 2 नंबर में आपसे पूछ सकता है तो आप याद रखना। फिर कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको अपन एथिकल स्टडीज से बाहर रखते हैं कि किस चीज का अपन मूल्यांकन करेंगे, किस चीज का अपन इवैल्यूएशन करेंगे। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका अपन मूल्यांकन नहीं करते हैं कि वो लोग कुछ काम कर रहे हैं तो वो काम सही है या गलत है, उसका मूल्यांकन नहीं होता है। जैसे कि जो बर्ड्स और एनिमल्स हैं वो जो भी कर रहे हैं उसका एथिकल मूल्यांकन हम लोग नहीं करते हैं। फिर पीपल नॉट लिविंग इन सोसाइटी, जैसे कुछ अनटच ट्राइब्स है, जैसे अंडमान में एक ट्राइब है सेंटिनलीज ट्राइब, है ना। ये सेंटिनल एक आइलैंड है अंडमान में, वहां पर ये लोग रहते हैं। तो ये पीपल नॉट लिविंग इन सोसाइटी है, ये लोग हमेशा से ही समाज से अलग थलग रहे हैं, इससे इनका भी मॉरल इवैल्यूएशन हम लोग नहीं करते हैं। फिर चिल्ड्रंस जो है 7 साल से छोटे हैं, बिलो द एज ऑफ 7 ईयर्स, इनको भी हम लोग मॉरली इवैल्यूएट नहीं करते हैं ना। बच्चे इतना दिमाग लगा करके काम नहीं करते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको मॉरली इवैल्यूएट नहीं करते हैं। फिर कोई आदमी मेंटली डिस्टर्ब्ड है ना, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, तो उसको इवैल्यूएट नहीं करते हैं। फिर किसी का इनवॉलंटरी कंडक्ट है ना, वॉलंटरी कंडक्ट हमने ऊपर जो लिखा है मॉरल इवैल्यूएशन ऑफ वॉलंटरी कंडक्ट, तो इनवॉलंटरी कंडक्ट है, आपने जानबूझ करके कुछ काम नहीं किया है, तो उसको भी हम लोग एथिकली इवैल्यूएट नहीं करेंगे। फिर एक्ट परफॉर्म्ड अंडर प्रेशर, जो एक्ट्स हमने अंडर प्रेशर परफॉर्म किए हैं उनको हम लोग एथिकल स्टडीज के बाहर रखेंगे। अब आई एम रिपीटेटिवली टेलिंग यू, ये एक एक पॉइंट अगर समझाने बैठे तो 5-5 10-10 मिनट खाता है ना। मैं चाहूं तो मैं समझा भी सकता हूं, पर अभी ये रिवीजन लेक्चर है इसलिए हम लोग इसको डायरेक्टली रीड आउट करेंगे, ठीक है। तो ये फॉलोइंग आर द थिंग्स दैट आर केप्ट आउट ऑफ एथिकल स्टडीज। फिर हम लोग बात करते हैं, देखो कुछ ऐसी चीजें होती है अपन देखो इवैल्यूएशन करेंगे तो या तो मॉरल होगा या इमोरल होगा, पर कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जो मॉरल भी नहीं होते, इमोरल भी नहीं होते, और उन एक्शंस को क्या बोलते हैं? नॉन मॉरल बोलते हैं या निर्नैतिक बोलते हैं। ये मात्रा गलत लगे, निर्नैतिक बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो एग्जांपल है सनराइज। अब सनराइज हो रहा है तो ये मॉरल है कि इमोरल है ना? तो ये दोनों ही नहीं, ये नॉन मॉरल है, ये निर्नैतिक है। तो ऐसे आपको बहुत ये जो पीछे मैंने ये चीज बताई, इसको आप अच्छे से ध्यान रखना। आई थिंक ये क्वेश्चन पूछना चाहिए, है ना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है, और 2 नंबर में या 5 नंबर में पूछेगा तो कंबाइन पूछ सकता है। फिर देखो एथिक्स, एथिकल स्टडीज हो या एथिक्स हो, इसके लिए कुछ जो प्री एजम्पशंस है ना वो जरूरी है। और वो प्री एजम्पशन में सबसे पहली चीज आती है फ्रीडम ऑफ विल। अब फ्रीडम ऑफ विल क्या होती है? फ्रीडम ऑफ विल ये है कि आप पहले से ये चीज मानते हो कि जो इंडिविजुअल जो डिसीजन लेता है और जिस डिसीजन का हम लोग इवेल्युएशन कर रहे हैं, वो इंडिविजुअल उस डिसीजन को लेने के लिए फ्री था, है ना। तो ये फ्रीडम ऑफ विल है। तो देखते हैं ये क्या कहती है कि अकॉर्डिंग टू इट एवरी इंडिविजुअल इज फ्री टू टेक हिज डिसीजन एंड बिकॉज ऑफ दिस दैट पर्सन कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, है ना, फॉर द डिसीजन टेकन। दिस कंसेप्ट रिजेक्ट्स डिटर्मिनिज्म, है ना। डिटर्मिनिज्म एक कंसेप्ट होता है, वो क्या कहता है? डिटर्मिनिज्म है नियतिवाद। डिटर्मिनिज्म ये कहता है कि सब कुछ पहले से नियति द्वारा डिसाइडेड है। जो भी दुनिया में हो रहा है, आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी बोल रहे हो, जो भी चल रहे हो, वो सारी चीजें पहले से डिसाइडेड है। तो फ्रीडम ऑफ विल जो कंसेप्ट है वो क्या है? डिटर्मिनिज्म को, नियतिवाद को रिजेक्ट करता है। डिटर्मिनिज्म की अगर अपन परिभाषा देखें, अकॉर्डिंग टू दिस एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज प्री डिटरमाइंड एंड देयरफॉर देयर इज नो फ्रीडम ऑफ विल, ठीक है। तो ये प्री एजम्पशन ऑफ एथिक्स में हम लोग बात करेंगे तो क्या है? फ्रीडम ऑफ विल की बात है। और 3 मेन कंडीशन है फ्रीडम ऑफ विल के लिए, कि फ्रीडम ऑफ विल है, आप मानोगे कैसे? एक तो जब कोई काम कर रहा है उसके पास में अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल्टरनेटिव्स होनी चाहिए, एक कैपेसिटी होनी चाहिए टू परफॉर्म एक्शन, और एक अवेयरनेस होनी चाहिए अबाउट कॉन्सिक्वेंसेस, कि उसके परिणाम क्या होंगे। एक तो आप कोई भी काम कर रहे हो, आपके पास ऑप्शन ही एक है, तो आप वही काम करोगे ना। तो अब ऑप्शन ही एक है तो फिर आपका इवेल्युएशन क्यों किया जाए? तो ये आपको फ्रीडम ऑफ विल ही नहीं है। फिर कैपेसिटी टू परफॉर्म एक्शन, आपको बोल दिया कि आपको, है ना, ट्रक उठा के इधर से उधर रखना है ना। तो ये मान लो अपन एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, अब आपकी कैपेसिटी नहीं है वो एक्शन परफॉर्म करने की, तो वो भी आपको इवेलुएट नहीं किया जाएगा। फिर अवेयरनेस अबाउट कॉन्सिक्वेंसेज, आपको परिणाम के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। फिर अपन देखो मूल्यों की बात करते हैं, जो हम आगे मूल्यों का ही बेसिक देखने वाले हैं, तो उसके लिए हम लोग ये स्टार्टिंग में देखते हैं कि मूल्य होते क्या हैं। जनरली देखो वैल्यूज रेफर टू इंपॉर्टेंस, है ना। ये इंपॉर्टेंस ही वैल्यूज है, हायर द इंपॉर्टेंस हायर द वैल्यू, बस इतनी सी बात है। अब 2 तरह के मूल्य हैं, देखो ह्यूमन वैल्यूज होती हैं जो मानवीय मूल्य है, या फिर मॉरल वैल्यूज होती हैं। अब देखो डीप बिलीव्स, ह्यूमन वैल्यूज क्या हैं? दीज आर डीप बिलीव्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स व्हिच इन्फ्लुएंसेस देयर कंडक्ट, है ना। ये लोगों के अंदर अंदर तक धसी हुई ऐसी धारणाएं हैं, अवधारणाएं हैं, जो उनका कंडक्ट को इन्फ्लुएंस करती है ना। ये सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, परंतु जिस इंसान की ये होती है, ये धारणा होती है, ह्यूमन वैल्यूज जिस इंसान की होती है, वो क्या है, उसको खुद को तो वो सही लगती है, पर ये सही भी हो सकती है या गलत भी हो सकती है। सही उसको इसलिए लगती है क्योंकि ये उसके डीप बिलीव्स हैं। फिर मॉरल वैल्यूज, अपन नैतिक मूल्यों की बात करें तो ये डीप आइडियल्स ऑफ सोसाइटी है ना। और टू स्टैब्लिश देम कस्टम्स, है ना, रीति रिवाजों का निर्माण क्यों होता है? ये मॉरल वैल्यूज जो डीप आइडियल्स ऑफ सोसाइटी हैं, इनको बनाने के लिए ये निर्माण किया जाता है।
फिर अपन आगे देखें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यूज की बात करें तो वैल्यूज के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। पहली चीज तो ये वैल्यूज होती हैं वो इंटेंजिबल होती हैं। फिर वैल्यूज सब्जेक्टिव भी हो सकती है ऑब्जेक्टिव भी हो सकती है ना। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का मतलब देखो, सब्जेक्टिव है किसी की पर्सनल हो सकती है, ऑब्जेक्टिव है ये आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ वाली बात है, ठीक है। फिर डिफरेंट सोसाइटीज हैव डिफरेंट वैल्यूज, जैसे कि वेस्टर्न सोसाइटी में इंडिविजुअलिज्म वैल्यू है, जबकि इंडियन सोसाइटी में वैल्यू क्या है, फैमिली वैल्यू ज्यादा स्ट्रांग है। फिर ये जो वैल्यूज हैं ये जनरली स्टेबल होती हैं, चेंज हो सकती हैं पर जनरली ये स्टेबल मानी जाती हैं। फिर वैल्यूज होती हैं वो हायरार्की में एग्जिस्ट करती हैं, और कुछ वैल्यूज तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और कुछ कम इंपॉर्टेंट होती है। और ऐसा कहा जाता है कि लोअर वैल्यू जो होती है दैट कैन बी सेक्रीफाइस्ड फॉर हायर वैल्यू। फिर वैल्यूज में देखें तो वैल्यूज आर नॉट इनेट, ये जन्म के साथ में हमारे पास में नहीं आती है, हम इसको सीखते हैं किससे, फैमिली से, सोसाइटी से या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से। फिर उसके बाद देखो वैल्यूज एग्जिस्ट एज आइडियल्स है ना, ये मतलब कंप्लीटली अचीवेबल नहीं होती है, हम हमेशा इसकी ओर बढ़ते रहते हैं, आगे अग्रसर हैं, और हम चाहते हैं कि एक ऐसी स्टेट आए जब हम कंप्लीटली वैल्यू के साथ में हो जाए, कंप्लीटली मॉरल हो जाए, पर ये अचीवेबल नहीं है, आइडियल के तौर पे एग्जिस्ट करती हैं ये, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यूज है। फिर अपन बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज की, तो देखो क्या वैल्यूज को क्लासिफाई करो तो ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे हो सकता है और व्यू पॉइंट के बेसिस पे हो सकता है। अब ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे करो तो वैल्यूज होती है एज अ मीन, या इनको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज, हिंदी में इसको बोलेंगे साधन मूल्य। किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, किसी बड़ी चीज को प्राप्त करने के लिए जो साधनों का यूज किया गया है वो साधन मूल्य हो जाएंगे। और वैल्यूज एज एन एंड होंगे, वो साध्य मूल्य होंगे, है ना, वो जो बड़ी चीज है इसको जो प्राप्त करना है वो साध्य मूल्य है। फिर आप बात करोगे पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्यू पॉइंट। फिर आगे देखो कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऐसे अपन एक एक करके देखें तो वैल्यू एज अ मीन क्या है, साधन मूल्य क्या है, दे आर सबऑर्डिनेट वैल्यूज, है ना, ये सबऑर्डिनेट वैल्यूज होती हैं, और इसके थ्रू लोग क्या है हायर वैल्यू को अचीव करते हैं, जैसे सोशल वैल्यूज हो गई, फिजिकल वैल्यूज हो गई, इकोनॉमिक वैल्यूज हो गई, इनसे हायर वैल्यूज को अचीव किया जाता है। फिर वैल्यूज एज एन एंड क्या है, साधन साध्य मूल्य क्या है, ये अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाइफ है, और लाइफ में जितने भी काम होते हैं ऑल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ आर परफॉर्म टू अचीव देम। ये एग्जांपल क्या है, ट्रूथ, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, ये सारे इसके एग्जांपल हो गए। फिर ऑन द बेसिस ऑफ व्यू पॉइंट बात करें तो पॉजिटिव वैल्यूज, वैल्यूज जो हेल्पफुल हैं डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी में, तो ये पॉजिटिव वैल्यूज हो गई, दे आर एनकरेज, उनको एनकरेज किया जाता है इन सोसाइटी, जैसे कि ट्रूथ हो गया, नॉन वायलेंस, पोलाइटनेस, जस्टिस, एम्पैथी, कंपैशन। फिर नेगेटिव वैल्यूज है तो नेगेटिव वैल्यूज के ऑब्स्टिकल्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, और हेंस दे आर डिस्करेज्ड इन सोसाइटी, जैसे कि वायलेंस हो गया, इनजस्टिस हो गया, एंगर हो गया, ये सारी नेगेटिव वैल्यूज हैं। देखो मैं थोड़ा तेज तेज पढ़ा रहा हूँ, पर इसका कोई और तरीका नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा सब्जेक्ट है, 65 नंबर का, हमको जल्दी जल्दी कवर करना है। आप बस इसको रीड आउट, वैसे भी रीड आउट कर लोगे और एक बार सुन लोगे तो आपको ये याद रहेगा, मतलब बहुत बेसिक चीजें ही हैं। फिर अपन बात करते हैं इंपॉर्टेंट वैल्यूज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट वैल्यूज है, ये आप अच्छे से याद रखना, इसमें इतनी सारी लिखी हुई है, आप और भी बहुत सारी हैं, पर ये वो मेजर मेजर है कि जब भी आंसर आए। देखो मैं आपको एथिक्स के बारे में एक बात बताऊं कि एथिक्स में आंसर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगती है या फिर जो मानी जाती है वो क्या है, उसकी वोकेबलरी, है ना। वोकेबलरी के अलावा उसमें आप कोटेशंस, है ना, कोटेशंस, और उसके अलावा है एग्जाम्पल्स, ये तीन चीजें एथिक्स में जब भी आंसर लिखो आप कोशिश करो, आपकी वोकेबलरी तो कभी भी खराब नहीं होगी। एथिक्स की अलग वोकेबलरी है, ये एम्पैथी, कंपैशन, ऐसे शब्द आपको पॉलिटी में तो नहीं देखने को मिलेंगे, आपको ये ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स में, हिस्ट्री में ये सब देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है, ये इसकी अलग सी वोकेबलरी होती है। तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे, इन शब्दों को आप बार बार प्रयोग करेंगे, जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं वो शब्द और जो यहाँ पर बताए जा रहे हैं उन शब्दों को। तो इंपॉर्टेंट वैल्यूज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर क्या क्या हो सकती हैं, एम्पैथी है, कंपैशन है, करेज होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, सेल्फलेसनेस होनी चाहिए, टॉलरेंस, लिबरलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज होनी चाहिए, ड्यूटीफुलनेस, डेमोक्रेटिक वैल्यूज होनी चाहिए, इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विसेज होनी चाहिए, जस्टिस, विजडम, और नॉन, ये पार्टनरशिप नहीं है, नॉन पार्टिजनशिप होना चाहिए, ठीक है। ये आपको याद होगा तो हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी थोड़ा सा ये कवर किया था, तो आप ये सारी वैल्यूज याद रखना। फिर एक एक करके हम लोग देखते हैं कि रोल ऑफ फैमिली क्या है, रोल ऑफ सोसाइटी क्या है, और रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट क्या है, किस चीज में, इनकलकेटिंग वैल्यू में, है ना, वैल्यू को किसी इंसान के अंदर इनकलकेट करनी करने के लिए क्या क्या रोल प्ले। तो देखो इसको हम लोग देखो तीन पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे, एक तो इंपॉर्टेंस क्या है ना, रोल ऑफ फैमिली की इंपॉर्टेंस क्या है, और दूसरा मेथड क्या है वैल्यूज को इनकलकेट करने का मेथड, और फिर कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में देखेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो सबसे पहले देखो इंपॉर्टेंस में देखते हैं कि फैमिली प्लेज मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन इनकलकेटिंग वैल्यूज, फैमिली का जो रोल है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जो प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन है, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम फैमिली, फैमिली से शुरू होता है, इसलिए फैमिली को क्या बोलते हैं हम लोग, फर्स्ट स्कूल बोलते हैं, और जो मदर होती है उसको फर्स्ट टीचर बोलते हैं, ठीक है, तो ये याद रखना। फिर इन इनिशियल पीरियड ऑफ लाइफ अ पर्सन रिमेन्स इन कांटेक्ट विद फैमिली, जब शुरुआती साल होंगे तो वो कांटेक्ट फैमिली के साथ ही रहेगा। तो जो कोर वैल्यूज हैं, है ना, जो इंसान के अंदर कोर वैल्यूज डेवलप होंगी वो फैमिली के द्वारा ही की जाएंगी।
फिर फैमिली कैन मॉनिटर द प्रोसेस ऑफ वैल्यू डेवलपमेंट, फैमिली के साथ ही आप दिन भर रहोगे, जब शुरुआती सालों में रहोगे तो भी, और बाद में भी जब आदमी घर जाता है तो फैमिली क्या है उसका अच्छा मॉनिटर करने की स्टेज में रहती है। फिर वैल्यू डेवलपमेंट या इनकलकेशन जो है इन अ पर्सन थ्रू फैमिली इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है, ये कभी रुकता नहीं है। फैमिली से इंसान वैल्यूज जीवन भर सीखते ही रहता है। फिर आप देखो कि डिफरेंट जो फैमिली मेंबर्स हैं उनसे हम लोग अलग अलग वैल्यूज सीखते हैं। जैसे मदर से हम लोग लव सीखते हैं, अफेक्शन, काइंडनेस, ये सैक्रिफाइस की जो वैल्यूज होती हैं। फिर फादर से डिसिप्लिन, करेज, लीडरशिप, ब्यूटीफुलनेस, है ना। ये बस ऐसा मतलब शॉर्ट शॉर्ट नहीं है कि ऐसा का ऐसा ही होना चाहिए, पर हाँ ये कुछ चीजें आप लिख सकते हो। फिर सिबलिंग्स होते हैं, उनसे हमको ब्रदरहुड सीखने को मिलता है, शेयरिंग की भावना, कोऑपरेशन। ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं उनसे हमको रिलीजियस वैल्यू। फिर देखो ये वापस वही बात है जो मैंने बताया, मदर प्लेज मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन इनकलकेटिंग वैल्यूज, तो देयरफॉर मदर इज कॉल्ड फर्स्ट टीचर, ठीक है ना। फर्स्ट टीचर कौन है? मदर को फर्स्ट टीचर बोला जाता है। फिर इसके बाद में देखो कि जो मेथड है, क्या क्या ऐसे मेथड हैं जो यूज किए जाते हैं फैमिली के द्वारा वैल्यूज को इनकलकेट करने के लिए। तो सबसे पहली चीज है चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस, है ना। जो सम फैमिलीज यूजेस ट्रेडिशनल मेथड, जबकि कुछ और फैमिलीज लिबरल मेथड यूज करती है। ट्रेडिशनल मेथड में जो फैमिलीज होती है वो थोड़ी स्ट्रिक्ट होती है, और जो लिबरल मेथड वाली होती है वो फोकस्ड ऑन लव होती है। और कुछ अलग जो फैमिलीज होती है वो यूज करती है क्या? हाइब्रिड मॉडल। अब हाइब्रिड मॉडल क्या है? उसमें प्यार भी करते हैं बच्चों को और कूटते भी हैं। तो ये चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस है। फिर रोल मॉडल, जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो रोल मॉडल की तरह एक्ट करते हैं। फिर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग मेथड होता है। इस मेथड से क्या होता है कि पर्सन ऑब्जर्व करता है फैमिली मेंबर्स को और उनको इमिटेट करने की कोशिश करता है, हूबहू उनके जैसे व्यवहार करने की कोशिश करता है। फिर रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट मेथड है। एनकरेज, अगर गुड बिहेवियर है तो रिवॉर्ड किया जाएगा, बैड बिहेवियर है तो पनिश किया जाएगा। फिर कस्टम्स और रीति रिवाज हो गए, फेस्टिवल्स हो गए हमारे, उनसे भी अलग अलग तरीके की वैल्यूज हमको सीखने को मिलती है। फिर टीचिंग, वेरियस टीचिंग थ्रू स्पेशल इंस्ट्रक्शन एंड स्टोरीज, है ना। जो ये टीचिंग्स है, स्पेशल स्टोरीज, जैसे दादा दादी हमको कुछ स्टोरी सुनाते थे, मम्मी पापा कुछ स्टोरी सुनाते थे, तो वो जो मेथड है वो क्या है? टीचिंग मेथड है। फिर सोशल इन्फ्लुएंस, जो रिलेटिव्स होते हैं, हमारे फैमिली फ्रेंड्स होते हैं, नेबर्स होते हैं, ये सब भी हेल्पफुल है किसमें? वैल्यू इनकलकेशन में। उसके बाद में बात करें तो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है? तो पर्सन लर्न्स वेरी वेरियस नेगेटिव वैल्यूज फ्रॉम फैमिली, जैसे कि सुपरस्टिशन जैसी चीजें हमको फैमिली से सीखने को मिलती है। और सुपरस्टिशन को तो नेगेटिव वैल्यू माना जाता है। साइंटिफिक टेम्पर जिस दुनिया में डेवलप करने की बात चल रही है, वहां पर सुपरस्टिशन जैसी चीज हमको सीखने की मिलेगी, तो ये नेगेटिव वैल्यू है। फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बेसिक नींव ही हमको फैमिली में दिखाई जाती है। ब्लाइंड ओबीडियंस, ये भी एक ऐसी चीज है जो हमको नेगेटिव वैल्यू मानी जाती है। फिर फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन इज वीकनिंग विद टाइम, ठीक है। आपको जैसे कि बताइए, अब जो वेस्टर्न वैल्यूज है वो ज्यादा स्ट्रांग हो रही है, तो इंडियन वैल्यूज या फिर फैमिली वैल्यूज कमजोर होती जा रही है। फिर ड्यू टू एक्सेस यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, रियल कॉन्टैक्ट विद फैमिली हैज रिड्यूस। आप दिन भर मोबाइल चलाते हो 8-8 घंटे, लोगों का मैंने देखा है किसी का 11 घंटे स्क्रीन टाइम देखा मैंने। अब 11 घंटे आपका अगर स्क्रीन टाइम है, तो आप क्या किस कॉन्टैक्ट में हो आपके फैमिली के? फिर देयर इज डिफरेंस बिटवीन प्रैक्टिस एंड प्रीचिंग ऑफ फैमिली मेंबर्स, है ना। फैमिली मेंबर्स आपको वो कुछ सिखा कुछ और रहे हैं और खुद कुछ और काम करते हैं, तो ये सारी क्या है? प्रॉब्लम्स है उसमें। फिर डिफरेंट फैमिली मेंबर्स टीचेस डिफरेंट वैल्यूज, तो ये कई बार क्या हो जाता है? कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाती है, ठीक है। आपको मम्मी ने कुछ बात बताई, पापा ने कुछ बात बताई, और वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई, ठीक है। तो इस हिसाब से ये प्रॉब्लम्स है। फिर इसके बाद में हम लोग बात करेंगे रोल ऑफ सोसाइटी, ठीक है। अब सोसाइटी का क्या रोल है वैल्यू को इनकलकेट करने में? तो देखो इसमें वही तीन हमने देखा, इंपॉर्टेंस क्या है, मेथड्स क्या है, और प्रॉब्लम्स क्या है। तो इंपॉर्टेंस की बात करें तो 8 से 10 साल का जब इंसान हो जाता है, तो वो शुरुआती तौर पे सोसाइटी के कॉन्ट्रैक्ट में आता है, और वो जो सोसाइटी का कॉन्टैक्ट है वो उसका इंक्रीज होता है। तो आफ्टर एज ऑफ 8 to 10 years अ पर्सन कॉन्टैक्ट विद सोसाइटी इंक्रीजेस। इन इनिशियल ईयर्स हिज फ्रेंड्स, है ना, जो उसके दोस्त बनते हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। फिर सोसाइटी क्या होती है? डाइवर्स होती है, देयरफॉर डाइवर्स वैल्यूज आर लर्नड इन सोसाइटी। अलग अलग तरीके की वैल्यूज हमको सीखने को मिलती है। फिर एक इंसान को क्या है? सोसाइटी में चाहिए एक्सेप्टेबिलिटी, है ना। तो इसलिए वो सोशल क्रिटिसिज्म को अवॉइड करने के लिए ऐसी वैल्यूज सीखता है जो सोसाइटी के लिए अप्रोप्रिएट हो, ठीक है। तो अ पर्सन वांट्स एक्सेप्टेबिलिटी इन सोसाइटी एंड वांट्स टू अवॉइड क्या? सोशल क्रिटिसिज्म। देयरफॉर लर्न वैल्यूज विच आर अप्रोप्रिएट टू सोसाइटी, ऐसी वैल्यूज को सीखता है। फिर एज मेंटल डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन हैपेंस, दैट पर्सन लर्न्स फ्रॉम ऑब्जर्विंग द सोशल एक्टिविटीज एंड थिंकिंग अबाउट देम। फिर सोशल लीडरशिप होती है, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ये सब एक्ट करते हैं रोल मॉडल की तरफ। और अ पर्सन ऑल्सो लर्न, जो प्रोफेशनल वैल्यूज होती है वो उसको घर में सीखने को नहीं मिलती, वो सोसाइटी में ही सीखता है। फिर मेथड्स की बात करें तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ऑब्जर्व करता है सोसाइटी में और फिर ऑब्जर्व करके सीखता है। प्रोफेशन में जाता है, ऑफिस जाता है, तब सीखता है। मीडिया, मीडिया के थ्रू जो भी चीजें सीखने को मिलती है वो है। लोकल कम्युनिटी, सोशल या रिलीजियस या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है, सोशल गैदरिंग्स होती हैं। ये मेथड्स हैं अलग अलग, कैसे सोसाइटी द्वारा जो वैल्यूज इनकलकेट करेगा इंसान उसमें, ठीक है। फिर प्रॉब्लम्स क्या है? सोसाइटी भी हमको नेगेटिव वैल्यूज सिखाती है कुछ कुछ, जैसे जेंडर और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो गया, कम्युनलिज्म हो गया, एक्सट्रीमिज्म हो गया, ये सारी वैल्यूज। फिर ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, रियल कॉन्टैक्ट यहाँ भी कम होता जा रहा है। बच्चे पहले खेलने जाते थे, अब तो मोबाइल चला रहे हैं। तो मतलब मोबाइल भी चलाना चाहिए पर खेलने भी जाना चाहिए ना। फिर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रैक्टिस एंड टीचिंग बाय सोशल लीडरशिप। सोशल लीडरशिप आप देख रहे हो, मैं अब नाम नहीं लूंगा, पर एक बहुत बड़ा आश्रम है माउंट आबू में, आपको बताओ तो
कि उस आश्रम का नाम अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो वो आश्रम में कोई इंसान गया और फिर वो आश्रम से आदमी निकला और वहां से डायरेक्ट उसने फ्लाइट पकड़ करके और वो चला गया मॉलडीव्स। तो आप देखो कि ये उससे क्या इंसान सीखेगा कि वो प्रैक्टिस क्या कर रहा है और प्रीच क्या कर रहा है। फिर डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं, ये टीच करते हैं क्या, डिफरेंट वैल्यूज विच आर एट टाइम्स कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर, है ना, ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाती हैं। फिर अपन देखें रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन वैल्यू इनकलकेशन क्या है, इंपॉर्टेंस देखो। वैल्यू जो डेवलपमेंट जो वैल्यू का है वो फॉर्मली तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ही शुरू होता है ना। और इसमें जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की भूमिका है वो ये है कि जो हमारे अंदर बुरी वैल्यूज सोसाइटी से या फैमिली के थ्रू आ गई है उनको हटाना। फिर जो ऐसी वैल्यूज हैं जो फैमिली में या सोसाइटी में अवेलेबल नहीं है उनको डेवलप करना। फिर प्राइमरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ये देखो एक शुरू से देखते हैं क्या क्या है। वैल्यू डेवलपमेंट फॉर्मली स्टार्ट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, है ना। द रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्या है, इज टू रिमूव नेगेटिव वैल्यूज लर्न फ्रॉम फैमिली एंड सोसाइटी एंड टू डेवलप सच वैल्यूज विच आर नॉट अवेलेबल इन फैमिली एंड सोसाइटी, लाइक साइंटिफिक अप्रोच हो गया, डेमोक्रेटिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हो गई, सेक्युलरिज्म हो गया, एनवायरमेंट कंजर्वेशन के बारे में हो गया। तो ये सारी चीजें हमको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सिखाता है। फिर प्राइमरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ कोर वैल्यूज। और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कैसी, प्रोफेशनल और पॉलिटिकल वैल्यूज। फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में टीचर्स जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, फिर वो रोल मॉडल की तरह भी एक्ट करते हैं टीचर्स। अब इसमें मेथड्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में क्या क्या मेथड्स होंगे, तो वो देखो आप, करिकुलम होता है, फिर उनका जो अलग अलग तरीका होता है, फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती होती हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, बाकी और भी तरीके की एक्टिविटीज होती हैं, कल्चरल एक्टिविटीज। और जो हाउस बना देते थे पहले, और अब तो पता नहीं मुझे, पर पहले हाउसेस बना देते थे रेड ग्रीन येलो ऐसे करके। फिर हाउस यूज ऑफ वेरियस एजुकेशनल टूल्स होते हैं, डिजी बोर्ड्स हो गए, चार्ट्स हो गए, ये सब। और फिर एजुकेशनल टूर्स होते हैं, डिबेट्स होती है, डिस्कशन होते हैं, रिवार्ड एंड पनिशमेंट मेथड भी होता है, फिर क्रिएशन ऑफ स्टूडेंट ग्रुप्स होता है। तो ये सारे क्या मेथड हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट द्वारा यूज किए जाते हैं। अब इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं क्या, तो वो प्रॉब्लम्स देखो। एजुकेशन सबके लिए अवेलेबल ही नहीं है सर, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लो है, एजुकेशन इज मेनली रिजल्ट ओरिएंटेड है या फिर रोट मेमोरी बेस्ड है, वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन नहीं होता है। हायर एजुकेशन तो कॉमर्शियलाइज हो चुका है पूरी तरीके से भी नहीं तो काफी हद तक कॉमर्शियलाइज हो चुका है। फिर एजुकेशन इज रिड्यूस टू मीन ऑफ गेटिंग एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एजुकेशन मतलब क्या है, आज आप भी पढ़ रहे हो तो क्या है, आपको क्या ये एथिक्स याद रहने वाली है क्या? मैं कोशिश तो यही करूंगा कि आपको याद रहने वाली है, परंतु आप जैसे एग्जाम दोगे उसके 2 महीने बाद एथिक्स का कुछ भी याद नहीं आएगा। ठीक है, पर फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे। फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैव फेल्ड इन रिमूविंग नेगेटिव वैल्यूज। फिर एजुकेशन टुडे इज फोकस्ड ऑन रोट लर्निंग रादर देन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। तो ये बेसिक प्रॉब्लम्स और ये सारी चीजें हमने देखी। ठीक है, तो ये आज का हमारा पहला लेक्चर था। उसके बाद में हम लोग थिंकर्स और उन सब के बारे में विचार करेंगे। मैं कोशिश करूंगा ज्यादा लंबे लेक्चर्स ना हो, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलते हैं अगली क्लास में।